नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेकंड में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए सामाजिक समस्याओं का जो टॉपिक चल रहा था, इसी में आपका पार्ट 2 लेकर के आई हूँ और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। इसके पहले मैंने घरेलू हिंसा के बारे में टॉपिक पे चर्चा कर चुकी हूँ और इसी में आपके यहाँ पर दहेज से संबंधित टॉपिक लेकर के आई हूँ। तो देखिए, यहाँ पर घरेलू हिंसा के जो स्वरूप में मैंने चर्चा किया था, यहाँ पर दहेज हत्या, लैंगिक दुर्व्यवहार, भ्रूण हत्या और विधवाओं पर अत्याचार। आइए इस पे देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर दहेज समस्या। यहाँ पर देखिए, इसके पहले घरेलू अधिनियम जो मैंने बता दिया था, जो 2005 में किया था, मतलब कि बनाया गया था, 2006 में लागू किया गया था। आज इसी में जो घरेलू हिंसा के अन्य जो स्वरूप में है उसमें चर्चा करेंगे, जो आपका टॉपिक एग्जाम में उसमें दिया गया है सिलेबस में, उसी के अनुसार। नहीं तो इसमें मैंने विवाह विच्छेद भी था, वेश्यावृत्ति भी था, लेकिन मैंने यहाँ पर चर्चा नहीं की क्योंकि आपके टॉपिक में यहाँ पर दिया नहीं गया है। देखिए, यहाँ पर दहेज व धन संपत्ति जो विवाह के समय कन्या पक्ष के द्वारा दिया जाता है। क्या होता है? जो कन्या पक्ष के द्वारा दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? दहेज। समस्या है कि दहेज कहते हैं। दहेज क्या होता है कि दहेज व धन संपत्ति विवाह के समय कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? दहेज कहते हैं। अब इसमें इसके कारण क्या, इसके क्या कारण है, इसके क्या प्रेरक तत्व है? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र, यानी दहेज की जो स्थिति है, दहेज का जो कारण है, किस वजह से ये दहेज का विकराल रूप धारण करता जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर है जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र, यानी जिस कास्ट के हों, जिस उपजाति में हो, उसी कास्ट में शादी होती है, उसी कास्ट में लड़का ढूंढा जाता है, अपने लेवल के अनुसार ढूंढा जाता है। तो वहां पर क्या होता है? लिमिटेड हो जाते हैं, लिमिटेड में ही केवल ढूंढना पड़ता है। तो ये चीज यहाँ पर समस्या उत्पन्न होती है। बाल विवाह जो है के कारण भी जो है दहेज समस्या उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट हमारा आता है विवाह की अनिवार्यता। अब देखिए, हिंदू विवाह में क्या होता है? हिंदू विवाह में दहेज पर क्या, उसमें विवाह पे एक अनिवार्यता है कि विवाह जो है एक अनिवार्य है। तो इसीलिए अपने एक समय सीमा में शादी कर देना अनिवार्य होता है, जिससे सही समय पर सब कुछ हो जाए। और इसीलिए क्या विवाह की अनिवार्यता भी क्या है? दहेज कह सकते हैं कि अगर जो लड़की वाला है जब शादी करते हैं तो अपने लेवल के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी लड़की की यानी कन्या की योग्यता के अनुसार ढूंढता है, तो उसको एक लिमिटेड में शादी कर देनी पड़ती है। तो उसी में क्या होता है? मुंह मांगा दहेज जो है बर पक्ष वाले लेते हैं। तो इसीलिए क्या है? विवाह की अनिवार्यता भी दहेज को बढ़ावा देने का काम करती है। शिक्षा एवं सामाजिक प्रतिष्ठा। देखिए, शिक्षा एवं सामाजिक प्रतिष्ठा भी एक तरीके से जो है इसमें अहम रोल अदा करते हैं। देखिए, इसमें सामाजिक प्रतिष्ठा का यहाँ पर आता है शिक्षा एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में, यानी अपनी लड़की की शिक्षा अपने लेवल, अपने स्तर को देख करके जो है, जो कन्या पक्ष होता है, वर पक्ष की जो ढूंढता है और उसी के अनुसार करता है। यहाँ पर अपना देखता है कि कितना वेल एजुकेटेड है, कितना उनका स्तर कैसे है, उसी के अनुसार। और इसीलिए वो मुंह मांगा पैसा लेते हैं, मुंह मांगा दहेज मांगते हैं बर पक्ष वाले। यानी यहाँ पर इसी वजह से भी ये भी एक प्रेरक तत्व में आते हैं। गतिशीलता में वृद्धि यहाँ पर होने का मतलब है कि यहाँ पर जो कह सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ढूंढने में, बर को ढूंढने में बहुत ही ज्यादा समस्या होती है, क्योंकि जो जॉब करने वाले होते हैं अपने मेन सिटी से बाहर की तरफ जाने लगते हैं, जिससे वहां पर उनको बर को ढूंढना जो है कठिन होता है। तो ये भी गतिशीलता में वृद्धि भी एक तरीके से प्रेरक तत्व होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर है गतिशीलता में मैंने बताया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की वजह से, जॉब करने की वजह से या किसी बिजनेस की वजह से, तो जिससे वहां पर कन्या पक्ष को काफी समस्या होती है कि ढूंढने में कि कहाँ पर कैसे जाया जाए, कैसे सर्च किया जाए। तो ये चीजें होती हैं। और सामाजिक प्रतिष्ठा है, यहाँ पर भी सामाजिक प्रथा का मतलब है कि अपनी इष्टा, अपने स्तर, अपनी के अनुसार जो है उसको सामाजिक प्रथा के अनुसार देखना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है। नहीं अपने मनमानी किसी भी लेवल में, किसी भी जो है जात में शादी कर देते, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए भी उसी के अनुसार हमें दहेज देना पड़ता है, अपनी सामाजिक प्रथा के अनुसार। और अधिक प्रतिस्पर्धा का मतलब यहाँ पर ये होता है कि बहुत से जो परिवार होते हैं कि अपने लेवल पर देखते हैं कि हमारा लेवल जैसा है उसी के अनुसार हमें बर को ढूंढना है। तो इसमें भी कंपटीशन होता है कि कौन ज्यादा दहेज देगा, कौन कम देगा, कौन ज्यादा दिया शादी में। तो ये सब भी क्या होता है, मायने रखता है कि अपनी प्रतिष्ठा को देखिए कि हमारी प्रतिष्ठा आज ना आए, हम उनसे ज्यादा दें। तो ये सब चीजें हैं। अधिक प्रतिस्पर्धा में दहेज की मांग क्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है।
प्रदर्शन के द्वारा। और यहाँ पर भी है कि जो लड़की को अपने दहेज देते हैं तो लड़की के लिए भी मांग करते हैं। अब प्रदर्शन के द्वारा झूठी प्रतिष्ठा यानी अपने शादी विवाह में देखते हैं कि हम कितना अच्छे से बाहरी दिखावटे में, बाहरी चीजों में कितना फोकस करते हैं, जिससे हमारे मान सम्मान समाज बढ़े कि इन्होंने इतना पैसा खर्च किया। तो इससे भी क्या होता है कि जबकि जो देने वाला होता है अगर उसके अंदर क्षमता नहीं होती है तो वो कह सकते हैं लोन लेकर के दहेज देता है, और यहाँ तक कि उसकी स्थिति भी निम्न हो जाती है इसकी वजह से, इस डाउरी की वजह से। तो ये इतनी चीजें होती है प्रेरक तत्व जिसकी वजह से दहेज की मांग बढ़ती जा रही है। तो क्या है, जीवन साथी सुनने का सीमित क्षेत्र, बाल विवाह, विवाह की अनिवार्यता, शिक्षा एवं सामाजिक प्रतिष्ठा, गतिशीलता में वृद्धि, सामाजिक प्रथा और अधिक प्रतिस्पर्धा, दर्शन के द्वारा झूठी प्रतिष्ठा। अब देखिए इसके क्या परिणाम हो रहे हैं, इसकी क्या परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके जो परिणाम है, पारिवारिक संघर्ष बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से, क्योंकि डाउरी में क्या होता है कि एक जो ज्वाइंट फैमिली हो, सिंगल फैमिली हो, क्या होते हैं उसमें काफी संघर्ष हो जाते हैं। इसकी वजह से आत्महत्या, यानी जो लड़कियों के से बार बार दहेज की मांग की जाती है तो क्या होते हैं, लास्ट उनके लिए एक ऑप्शन होता है, सुसाइड कर लेती हैं खुद को ही, और यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी मार देती हैं, जिसकी वजह से कि हम नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे को कौन देखेगा। तो ये भी संख्या बढ़ती जा रही है आत्महत्या की। और इसके साथ साथ ऋणग्रस्तता, यानी जो देने वाला है कन्या पक्ष काफी गरीब हो जाता है, ऋणग्रस्त हो जाता है, दूसरों से उधार लेकर के, लोन लेकर के पैसे को चुका नहीं पाता है, तो ऋणग्रस्तता की भी समस्या बढ़ती जा रही है। बेमेल विवाह, देखिए यदि अपने जात में विवाह नहीं हो पाता है तो इससे क्या होता है कि अपने बेमेल विवाह भी कर लेते हैं। कि बेमेल यहाँ पर कहने का मतलब है कि कम उम्र का लड़की और ज्यादा उम्र का लड़का, इस तरह से विवाह कर देते हैं, ऐसे कुरूप विवाह कर देते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति निम्न होने के कारण या और भी समस्याएं होने के कारण जो है बेमेल विवाह कर देते हैं, जो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं आगे चल करके समस्याओं का सामना करना पड़ता है एक कन्या को। अब निम्न जीवन स्तर होने होता है, ऋणग्रस्त हो जाते हैं, स्तर भी निम्न हो जाता है। व्यापारीकरण, देखिए यहाँ पर क्या है, ये व्यापारीकरण हो रहा है कि क्या होता है कि लड़के लोग अपनी मांग करते हैं कि हम इतना ही दहेज लेंगे तो शादी करेंगे, नहीं तो नहीं, यानी अपने बेटे को बेच देने जैसी स्थिति होती है कि अपने बेटे को बेच देते हैं, इतने में हम विवाह करेंगे, इतना हमें दहेज मिलेगा, इतना हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये इसके परिणाम आ रहे हैं, किससे, पारिवारिक संघर्ष बढ़ता जा रहा, आत्महत्या, शिशु हत्या, ऋणग्रस्तता, बेमेल विवाह, निम्न जीवन स्तर, व्यापारीकरण, ये मुख्य रूप से ये समस्याएं आ रही हैं। अब आते हैं इसके निवारण के लिए क्या सरकार के द्वारा योजना चलाई गई है, तो इस पर देखते हैं। देखिए सरकार के द्वारा दहेज निरोधक अधिनियम लागू किया गया है 1961 से। 1 जुलाई 1961 से दहेज निरोधक अधिनियम चालू किया गया था। और इसमें क्या है कि शर्त के रूप में दी गई वस्तु, देखिए क्या है, यदि कोई अपनी स्वेच्छा से देता है तो ठीक है, या वो आप खुशी के रूप में, उपहार के रूप में दे रहे हैं, लेकिन उसको एक शर्त के रूप में मांग लिया जाता है। अब देखिए इसमें क्या क्या शर्तें रखी गई हैं, इसके लिए जो निरोधक अधिनियम आया, ये डाउरी एक्ट आया 1961 में 1 जुलाई। तो इसमें क्या है कि शर्त लगा करके मांगा जाए, मैं इतना लेंगे तभी शादी करेंगे, तो एक दहेज के रूप में उसको माना जाएगा। तो ये आप ऐसा नहीं कर सकते। इस अधिनियम के अनुसार दहेज लेने और देने मदद करने वाले को, यानी कोई दहेज ले रहा है या दहेज मांग रहा है, डिमांड कर रहा है, या उसमें मदद करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, इस तरह से वो पाए जाते हैं, लेने वाला, देने वाला प्लस मांग उसमें हेल्प करने वाला, तो उनको 6 माह की जेल और 5000 जुर्माना, इसमें जब 1 जुलाई 1961 में लागू किया गया था तब ये मांग, मतलब कि इसमें ये निर्धारित की गई थी। अब आता है प्राप्त वस्तु पर स्त्री का अधिकार होगा, यानी इसमें जो कन्या पक्ष के द्वारा जो धन दिया जाता है, जो वस्तुएं दी जाती हैं, उस पर केवल स्त्री का अधिकार होगा। ये नहीं कि उसको पुरुष रख ले या उसको उस पर कोई अधिकार नहीं हो, ऐसा नहीं हो, उस पर स्त्री का अधिकार होगा, ये एक्ट में कहा गया है। अब है एक्ट 7 के अनुसार यदि डाउरी के बारे में कोई मुकदमा है, कोई कुछ है, तो उसके लिए क्या है, इसमें जो सुनवाई करने वाला होगा प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होगा। कौन होगा? सुनवाई करने वाला प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होगा। और यहाँ पर दहेज मांगने पर, यहाँ पर देखिए 6 माह का जेल मैंने यहाँ पर लिखा है, और 2 वर्ष तक सजा, और दहेज मांग करने पर, यानी काफी ज्यादा उस पर यदि फोकस्ड होगी, हाँ हमें इतना चाहिए, इस तरह से मांग, जबरदस्ती मांग कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी एक केस भी आया था, मैंने आपको बताया था इसके पहले ही, गुजरात में जो केस हुई थी। तो इस तरह जबरदस्ती मांग करने के लिए 6 माह की और 2 वर्ष तक की सजा, 10,000 जुर्माना। तो ये चीजें थी एक्ट में जब 1961 में लागू की गई थी। अब 1986 में इसमें परिवर्तन किया गया। क्या किया गया है? ये जो इसका 10,000 जुर्माना था, इस जुर्माने को 15,000 कर दिया गया। अब ये जो
2 वर्ष की सजा थी, ये 5 वर्ष की सजा कर दी गई है। किसमें? जब 1986 में ये बदलाव किया गया तो इसको 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए जुर्माना कर दिया गया इसमें। और इसके साथ साथ इसमें ये इतने से भी अभी देखिए ये कानून अभी बहुत तरीके से ज्यादा प्रभावी नहीं है, बहुत ही ज्यादा इस पे लोग जो है कह सकते हैं इसका फॉलो नहीं करते हैं। कहने का मतलब अभी भी दहेज नहीं रुक रहा है, दहेज की मांग बढ़ती जा रही है और दहेज से देखिए काफी हत्याएं भी हो रही है, आत्महत्या हो रही है, काफी ज्यादा पारिवारिक संघर्ष बढ़ता जा रहा है इसकी वजह से। तो इसके लिए जब सबसे पहले हमें यहाँ पर खुद जागरूक होना होगा, चाहे वो वर का पक्ष हो या कन्या पक्ष होगा। वर पक्ष यदि जागरूक होगा कि हमें दहेज नहीं लेना है, जो खुशी से जो दे रहे हैं वो हमारे लिए बहुत है, हमें किसी के देने से नहीं होगा। हम इसमें स्त्री पुरुष यानी जो वर पक्ष और कन्या पक्ष उनको समझदार होना होगा, प्लस जो लड़का लड़की होंगे उनको वेल एजुकेटेड होना चाहिए और वेल एजुकेटेड के साथ उसमें समझदारी होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि दहेज हमारे लिए जो है किसी के देने से नहीं होगा, बल्कि यदि हमें क्वालिटी मिल रही है लड़की की और लड़का में अच्छा मिल रहा है, लड़की में अच्छी मिल रही है, दोनों आपस में समझदार हैं और अपने आप सब चीज मैनेज कर पा रहे हैं, तो उससे अच्छा उससे जो है हमारा जो दहेज की रूपी जो ये भयावह स्थिति जो बढ़ती जा रही है वो धीरे धीरे कम होगा। जब तक जागरूकता नहीं आएगी तब तक कम नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर बड़ा कानून बनाना होगा, इस तरह कड़ा कानून बनाना होगा जिससे उसको लोग फॉलो करें, उससे डरें, केवल नाम से ही ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। इस तरह से सरकार के द्वारा कड़ा कानून, इससे भी कड़े कानून बनाए जाए, तब इसको जाकर के लोग इसको मानेंगे, इसका महत्व देंगे और जागरूक हो। मैंने बताया शिक्षा जागरूकता होनी चाहिए, कड़े कानून बनने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति चाहे वर पक्ष हो कन्या पक्ष उनको समझदारी दिखानी होगी, तभी हमारा ये होगा। और इसके साथ साथ जो लोग बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठा में बहुत ज्यादा प्रदर्शन करते हैं, झूठी प्रदर्शन करते हैं, मैंने ये व्यवस्था किया, मैंने ये व्यवस्था किया, इस तरह ना हो, बल्कि एक मंदिर में शादी की जाए, इस तरह से की जाए जिसमें कम से कम लोग हों और कम से कम प्रदर्शन के द्वारा शादी हो जाए। उससे धीरे धीरे क्या हो, जब बड़े लोग करेंगे धीरे धीरे छोटे लोग उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी है। लेकिन जब बड़े लोग ऐसा करते हैं तो छोटे लोग देख देख करके इस तरह से करते हैं। तो उससे पहले बड़े लोगों को यानी वेल एजुकेटेड लोग समझदार होंगे, छोटे लोग देख के ही समझदारी उनके अंदर आ जाएगी। ये चीजें होंगी हमारी दहेज निरोधक अधिनियम में। तो मैंने आपको बताया इसके पीछे क्या कारण है, इसके क्या प्रेरक तत्व है, इसके क्या परिणाम निकल के आ रहे हैं और इसके लिए क्या कानून बनाए गए हैं और हम लोगों को क्या करना चाहिए। अब आता है हमारा लिंग संबंधी असमानता। अब देखिए आपका टॉपिक था सामाजिक विषमता, यानी लिंग संबंधी विषमता भी काफी ये भी आपकी सामाजिक समस्याओं में आ रही है। सामाजिक विषमता में जिसमें स्त्री पुरुष को समान व्यवहार नहीं किया जाता, स्त्री पुरुष के साथ समान चीजें नहीं है, तो ये जिसकी समानता का अधिकार आएगा। लेकिन अभी भी बहुत जगह पर ऐसे भी प्लेस हैं जहां पर सामाजिक समानता विषमता सारी देखी जा रही है। तो देखिए यहाँ पर आर्थिक विषमता, यानी उनको अगर काम सेम कर रही है तो उनको वेतन नहीं दिया जाता है सही से, और इसके साथ साथ उनको कितना भी मेहनत करती हैं लेकिन जैसे मजदूरी कर रही है तब भी उनको पुरुषों की अपेक्षा कम जो है पैसे दिए जाते हैं। कार्य क्षेत्रीय संबंधी विषमता, यानी उनको पुरुषों को जो है ज्यादा सुख सुविधा दी जाती है, ज्यादा उनको महत्व दिया जाता है कार्य के क्षेत्र में, जबकि उसी जगह पर औरत काम करती है तो उनको कम महत्व दिया जाता है। उनको ये लगता है कि जो पुरुष होते हैं वो ज्यादा अच्छे से काम करते हैं, जो लड़कियां होती हैं वो कम अच्छे से काम कर पाती हैं। और संपत्ति संबंधी, देखिए संपत्ति में देखा जाता है कि जो पुरुष होते हैं देखिए उनको ज्यादा अधिकार है, एक बेटे पर अधिकार उनको, मतलब कि घर में देखिए उनकी संपत्ति पर उनका अधिकार होता है ज्यादातर, और इसके साथ साथ उनकी हर चीज पर कह सकते हैं उनका पैसे पर ज्यादा फोकस्ड अधिकार एक बेटे का होता है, जबकि बेटियां का या बहू का अधिकार पैसे पर कम होता है। अब आता है राजनीतिक क्षेत्र में भी देखेंगे आप जो है इनका जो रोल है बहुत ही कम लेडीज होंगी जो राजनीतिक क्षेत्र में ज्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि वहां पर उनको लगता है कि ये सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे, उनके सही तरीके से राजनीतिक नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती जा रही, जागरूकता आती जा रही, लेकिन अभी भी देखा जाए स्थिति अभी भी बहुत ही कम सही, यानी समानता नहीं है, विषमता ही देखी जाएगी। अब आता है हमारा जहाँ पर कामकाज करते हैं वहां पर, यानी एक लेडी जो कामकाज करती है डबल, यानी घर पे भी देखती है और बाहर भी देखती है, तो उसके लिए समस्याएं हैं, दोहरे काम की समस्या, यानी घर भी देखना बाहर भी देखना, तब भी वैल्यू उसको कम ही दिया जाता है पुरुषों की तुलना में। ये लगता है कि पुरुष ज्यादा मेहनत करते हैं और औरतें जो होती है कम काम करती हैं, तो दोहरे काम की समस्या भी उसे झेलना पड़ता है, उनको परिवार भी देखना पड़ता है। निम्न मजदूरी, मैंने भी आपको बताया उनकी मजदूरी भी सेम काम होता है लेकिन उनको जो वेतन है, जो पैसे हैं, जो मजदूरी है वो कम दिया जाता है।
कार्य को कठिनाई उनकी जहाँ पर कार्य करती हैं वहाँ पर सही तरीके से सुविधा नहीं होती काम करने की, और उनको रहने की सुविधा भी सही तरीके से नहीं होती है, और उनको काफी इस तरह मेहनत करनी पड़ती है जो उनके लिए नहीं है सुटेबल, तभी वहाँ पर इस फैक्ट्री में काम करना पड़ता है, जिससे उनको काम करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब प्रसूति से उत्पन्न समस्या देखिए, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, सरकारी में तो कुछ सुविधा दे दी गई है प्रेग्नेंट लेडी के लिए, लेकिन अभी भी प्राइवेट में बहुत ही कम सुविधा दी गई है उनकी, जैसे कि प्रेग्नेंट है तो उनको छूट दिया जाए, उनको वेतन पूरा दिया जाए, इस तरह से भी सुविधा नहीं है। या कि उनको निकाल भी देते हैं, उनको जॉब पे ही नहीं रखते हैं, किसी उनके स्थान पर किसी दूसरे को रख लेते हैं, तो ये प्रसूति संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब है मनोरंजन। अब देखिए, दोहरे काम की वजह से उनको समय नहीं मिल पाता है अपने लिए, वो मनोरंजन के भी समय नहीं दे पाती, यानी अपने ऊपर समय व्यक्तिगत रूप में नहीं दे पाती हैं, जिसकी वजह से समस्या उत्पन्न होती है। और सामाजिक सुरक्षा की समस्या, सामाजिक सुरक्षा भी नहीं हो पाती है इनकी, यानी कहने का मतलब जो उनकी प्रतिष्ठा, जो उनको सम्मान होता है, वो चीजें नहीं हो पाती हैं, तभी उन स्त्रियों को सामाजिक सुरक्षा का अभाव देखा जाता है। तो ये चीजें मैंने आपको यहाँ टॉपिक कवर कर दिया। इसमें मैंने आपको दहेज बता दिया, घरेलू हिंसा बता दिया, सामाजिक विषमता बता दिया, नशा बता दिया। तो ये सारे टॉपिक यहाँ पर आपके खत्म होते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके लिए यूपीपीएससी में जो बेस्ड है वो ले आऊंगी। और देखिए, ये आपके ऐसा नहीं, मैंने आपको बार बार कहती हूँ कि ये आपको केवल एज ए लिख दिया गया है, लेकिन आप नेट में भी देखेंगे ये टॉपिक आपको मिलेंगे वहां पर भी। और ये पीजीटी में भी क्वेश्चन है, पीजीटी संबंधित भी है, यानी आपके जो यूपी पीजीटी है वहां पर भी आपको देखेंगे। तो प्लीज आप ऐसा मत समझिए केवल यूपीपीएससी फोकस्ड है, तो ये सबके लिए है, हर एग्जाम के लिए है, किसी भी एग्जाम में आपके आ सकते हैं। और रिटर्न बेस में इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आएंगे। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन करते चलिए, साथ में अपने क्वेश्चंस खुद बनाते चलिए, और अपनी तैयारी आप खुद रखेंगे तो जाहिर सी बात एक दिन ऐसा आएगा आपके हाथ में सफलता अवश्य होगी। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।